Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स यानी मॉडल ऑक्सिलरीज। चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरीज को। मॉडल वर्ड क्या है? ये जो मॉडल वर्ड है ये बना है मोड से। ये जो वर्ड आया है मॉडल, ये कहाँ से आया है? मूड से। और इसका मतलब क्या बनता है? मूड, यानी कि वो वाले वर्ड्स जो आपके मूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो मॉडल वर्ब है ये मोड से डिराइव हुआ है, यानी कि मूड को बनाने वाले वर्ड्स मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल एक तरह की ऑक्सिलरी है। अब ये ऑक्सिलरी क्या चीज़ है? ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग। और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। वो वाली वर्ब्स जो आपकी मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं, मेन वर्ब को हेल्प करती हैं उनका क्लियर मीनिंग एक्सप्रेस करने में, राइट। अब जब भी कभी हम मॉडल वर्ब्स को अपने सेंटेंस में काम में लेते हैं तो ये क्या बताता है? ये स्पीकर के या सब्जेक्ट के मूड को या उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है कि ये वाली चीज़ किस मूड में या किस एटीट्यूड में कही गई है, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी मॉडल्स जो आपकी मेन वर्ब को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं उनके मीनिंग को क्लियरली एक्सप्रेस करने में, यानी कि एटीट्यूड, विचार, दृष्टिकोण कि भाई सेंटेंस में ये स्पीकर इस बात को किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रहा है, राइट। तो इसीलिए जब भी कभी हम अपने फीलिंग्स को, मूड को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब्स काम में लेंगे तब उन्हें हम कह देते हैं मॉडल वर्ब्स। तो ये चीज़ क्लियर है। तो मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर हेल्पिंग वर्ब्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर मूड और एटीट्यूड। अब जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। हर चीज़ की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ उसकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, कुछ उसके ऐसे फीचर्स होते हैं जिनसे वो बाकी चीज़ों से अलग हो जाता है, जो उन्हें आउटस्टैंड करके प्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कभी हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मॉडल वर्ब्स की कई सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स काम में आती हैं, जो सामने आती हैं। अब वो आपको ध्यान में रखनी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पहली विशेषता इसके सामने आती है कि एवरी मॉडल वर्ब यानी एवरी मॉडल वर्ब इज ऑलवेज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हर मॉडल वर्ब हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होती है। बट यानी कि कॉन्ट्रास्ट आ गया जो हमने कंजंक्शन में पढ़ा था, अब बात को हम उल्टा प्रेजेंट कर रहे हैं। एवरी हेल्पिंग वर्ब इज नॉट अ मॉडल। तो कहने का मतलब क्या हो गया? हर मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम तो करेगी, लेकिन हर हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स का काम नहीं करती। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल का काम नहीं करेगी या मॉडल वर्ब हेल्पिंग का काम करेगी। तो पहले हम जो पहले वाला फ्रेज है एवरी मॉडल इज ऑलवेज अ हेल्पिंग वर्ब, उसको लिख करके देखते हैं। ही कैन ड्राइव कार। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? ड्राइव है। और इस मेन वर्ब को सपोर्ट कौन करता है? कैन। तो ये क्या बन गई है? हेल्पिंग वर्ब। और अगर कैन को आप इंडिपेंडेंटली एक एलिमेंट समझो तो ग्रामर का कौन सा एलिमेंट है वो? एक्चुअली क्या है? ये कैन मॉडल है। तो ये मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम तो कर रही है, लेकिन क्या है एवरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल बन सकती है? चलिए इसका भी एग्जांपल लिखे देख लेते हैं। ही इज ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पर ड्राइविंग क्या हो गया? ये हो गया मेन वर्ब। और इज क्या हो गया? ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो क्या ये इज कैन का, कुड का, मे का, माइट का या किसी भी मॉडल का काम कर रही है? नहीं जी, नहीं कर रही। इसीलिए हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ भी अगर हम देख लें, या आप कोई भी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल आप उठा के देख लेना, कहीं पे भी ये चीज़ फिट नहीं होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया कि एवरी मॉडल इज ऑलवेज अ हेल्पिंग वर्ब बट एवरी हेल्पिंग वर्ब इज नॉट अ मॉडल वर्ब। एक चीज़ क्लियर हो गई है। चलिए अब हम दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? अ मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव। तो देखो, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो और ग्रामर के एलिमेंट्स
या अजीब अजीब से नाम सुन के आपको डर लगता है तो घबराओ मत। ये बेयर इन्फिनेटिव क्या चीज़ होती है? इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? खाली इन्फिनेटिव का मतलब समझे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर का मतलब अगर हम समझे तो वहाँ से हमने टू को गायब कर दिया, अब क्या बच गया? केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यही तो लिखा है। अगर आपको नाम याद नहीं रहता बेयर इन्फिनेटिव तो बस इतना सा ध्यान रखो कि मॉडल्स के बाद में वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे कहीं भी अगर आप मॉडल लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है क्योंकि कभी भी सेकेंड फॉर्म, कभी भी थर्ड फॉर्म, कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पर नहीं आती, ठीक है। अ मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव यानी कि अ वर्ब विच इज इन इट्स बेस फॉर्म। थर्ड चीज़ हम पढ़ते हैं, मॉडल्स आर यूज टू अवॉइड रिडंडेंसी और अनवांटेड एक्स्ट्रा लेंदी इंफॉर्मेशन। अब मॉडल्स का बेसिक यूजेज क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब हुआ रिपीटिशन। जैसे नाउन की जगह प्रोनाउन काम में लेते हैं बार बार नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ऐसे ही सेंटेंस के अंदर कोई भी रिपीटेड फ्रेज को, रिपीटेड नाउन को, रिपीटेड वर्ड को अवॉइड करने के लिए आप काम में ले लेते हो मॉडल्स, राइट। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है इसलिए ज़्यादातर ये वर्ब को ही रिप्लेस कर रही होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा अनवांटेड लेंदी इन्फॉर्मेशन को भी हटाते हैं। अगर हम कहें कि अच्छी इंग्लिश क्या है तो जो कम शब्दों में पूरी बात एक्सप्रेस कर दे उसी को तो हम अच्छी इंग्लिश, अच्छी हिंदी, अच्छी फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं जो कम शब्दों में पूरी बात को एक्सप्रेस कर दे। तो मॉडल्स भी आपका यही काम करते हैं, वो अनवांटेड एक्स्ट्रा लेंदी इन्फॉर्मेशन को हटा देते हैं, अवॉइड करते हैं और आपका सेंटेंस छोटा, सूक्ष्म, शॉर्ट एंड स्वीट बन जाता है। कैसे? चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ही इज ड्राइविंग अ कार। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में स्पीकर जो है वो एक फैक्ट को एज इट इज एक्सप्रेस करता है कि वो कार चला रहा है। सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है? ही कैन ड्राइव अ कार। सेकेंड सेंटेंस में मॉडल का यूज आ गया और यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब काम में लिया है कैन। इस सेंटेंस में स्पीकर क्या स्टेट करता है कि ड्राइविंग अ कार यानी कि ड्राइवर के या ही कोई भी हो सकता है, उसकी एबिलिटी को बता रहा है कि वो कार चला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एबिलिटी वाला मूड, एबिलिटी वाला एटीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए स्पीकर ने मॉडल वर्ब क्या लिया? कैन। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं, इट इज पॉसिबल दैट शी विल कम ऑन मंडे। हालांकि इसमें हमने विल एक मॉडल वर्ब लिया है पर सेंटेंस तो लेंदी है ना। कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अब इस लेंदी स्टेटमेंट को छोटा कर दें, इट इज़ पॉसिबल दैट शी विल कम ऑन मंडे, यानी कि यहाँ कहीं पॉसिबिलिटी की बात करी है और विल की वजह से यहाँ पे कहीं क्या आता है? फ्यूचर की बात करी है। तो चलो इस पूरे सेंटेंस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और हम लिख देते हैं शी मे कम ऑन मंडे। शी मे कम ऑन मंडे। तो यहाँ पे हमने 8 जो वर्ड्स लिखे थे उनकी जगह हमने क्या लिख दिया? छोटा कर दिया सेंटेंस को, अवॉइड कर दिया अननेसेसरी वर्ड्स को। पॉसिबल, दैट, फलाना ढिमाका, हर चीज़ को आपने अवॉइड करके पॉसिबिलिटी वाले वर्ड को अवॉइड करने के लिए या उस फ्रेज को अवॉइड करने के लिए आपने काम में ले लिया मॉडल वर्ब और आपने बना दिया शी मे कम ऑन मंडे। अब यहाँ पर जो मैंने मॉडल्स काम में लिए हैं, कैन ले लिया काम में, विल ले लिया काम में, मे ले लिया काम में, अब इन्हीं सबको तो मॉडल्स कहते हैं। अब इनके यूजेज कैसे होने चाहिए? यूजेज से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो मॉडल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप ग्रामेटिकल फॉर्म में समझो तो यहाँ पर 13 मॉडल्स होते हैं जिनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहली टाइप जो आती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मॉडल्स और दूसरी टाइप जो आती है उसे हम कहेंगे मार्जिनल मॉडल्स या फिर सेमी मॉडल्स। इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों पड़े? जो प्राइमरी मॉडल्स होते हैं ना, ये 10 होते हैं और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम में आते हैं। प्राइमरी मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। ये सेंटेंस में मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए ही काम में आते हैं। और जब हम बात करते हैं
मार्जिनल मॉडल्स की या फिर सेमी मॉडल्स की, तो ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं, 3 होते हैं। और ये किस लिए काम में आते हैं, ये दोनों तरह का काम करते हैं, ये दोनों तरह से यूज़ होते हैं। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं और कभी कभी मेन वर्ब बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस एंड स्ट्रक्चर एंड मूड ऑफ द स्टेटमेंट। सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, वो कौन से सेंस में बोला गया है, वो किस मूड में एक्सप्रेस हो रहा है, उसके बेस पे हम फिर इन मॉडल्स को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो प्राइमरी मॉडल्स हैं, ये जो 10 हैं, ये कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। बेसिकली ये जो ऑट टू है ना, ये ऑट टू को हमें ऑट ही बोलना चाहिए। टू तो क्यों लगा देते हैं हम, क्योंकि इसके बाद में इन्फिनिटिव आता है, 2 + V1। कुछ एक्सप्रेशंस हमेशा आपको लैंग्वेज में दिखेंगे। अब आप चाहे इसको ऑट टू बोल लो तो भी सही है, लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, मॉडल तो ऑट था, लेकिन ऑट एक ऐसा मॉडल है जिसके बाद में आपको बेयर इन्फिनिटिव की नहीं बल्कि इन्फिनिटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं भी आप सेंटेंस देखोगे, ऑट वाले सेंटेंस में इन्फिनिटिव के साथ में एक्सप्रेस होता है, और इसीलिए कई जगह पे, कई बुक्स में, कई ग्रामेरियंस ने इसको ऑट टू ही बना दिया है। अब आप इसको चाहे ऑट टू से याद रखो, चाहे ऑट से याद रखो, चीज़ें एकदम सेम है। पर ये ऑट अगर पढ़ के रखोगे, ध्यान रखोगे, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको बताऊंगी कि ऑट से कैसे आपको चीज़ें ईजी लगती है। अब आगे बचती हैं मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल्स। ये 3 हैं, ये कौन से हैं, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। अब आप इसको यूज्ड नहीं पढ़ोगे, यूज्ड, यूज्ड ट की साउंड आएगी। ठीक है, ये वर्ड फॉर्मेशन में पता चलता है कि हमको आगे आने वाले डी वाली साउंड को ट प्रोनाउंस करना है कि ड। कभी जब हम वर्ड फॉर्मेशन का वीडियो बनाएंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे इन सारी बारीक चीज़ों का। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। मॉडल तो ये केवल कैसा था, यूज्ड था, इसके आगे हम लिखते हैं 2 + V1। तो ये यहाँ पे भी यानी कि ऑट में और यूज्ड में, दोनों में बेयर इन्फिनिटिव की जगह हम काम में लेते हैं इन्फिनिटिव। इनके यूजेज प्रैक्टिकली जब हम स्टेटमेंट्स पढ़ के देखेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हैव सम पेशेंस, और जब हम इनके यूजेज पे आएंगे तब आप अपने क्वेश्चंस को फॉर्म करना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कभी भी ग्रामर पढ़ते वक्त आप अपनी मर्जी से क्वेश्चंस मत बनाइएगा, क्योंकि जो चीज़ हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, पूरा हमें आता नहीं है, जिसको हमने पूरा सीखा नहीं है, उसके लिए जब हम क्वेश्चंस बनाने लगते हैं ना, तो वो पूरी की पूरी चीज़ जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। इस चीज़ का भी मैं आपको आगे एग्जाम्पल दूंगी। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि जब भी कभी आप पढ़ो, पेशेंटली पढ़ो, एक एक चीज़ को क्लियर होने दो। जब आप कोई बुक या नॉवल पढ़ते हो तब तो आप बीच में नहीं बोलते अरे ऐसा हो जाना चाहिए, अरे ऐसा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस टाइम पे बुक को पढ़ते वक्त पेशेंस है कि आगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सेम केस जब आप मूवी देखते हो तब तो जाकर के बीच में थिएटर पे नहीं चिल्लाते अरे इसको ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपके अंदर उस टाइम पे पेशेंस है, आप चीज़ों को पेशेंटली देख के समझ के काम में ले रहे हो। तो सेम केस बेटा क्लास में भी होती है। जब आप कोई भी क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन ले रहे हो तो उस एक लेक्चर को, उस एक सेशन को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा तो होने दो। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप देखना कि आपके डाउट्स रह गए हैं या फिर क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि मॉडल्स की फॉर्म्स होती हैं क्या। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे वर्ब की फॉर्म होती है V1, V2, V3। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म है। ऐसा मॉडल्स में नहीं होता। पर जब भी हम कभी बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स की तो वो उनके एक्सप्रेशन की बात होगी। मॉडल्स की फॉर्म कभी नहीं होती है, मॉडल्स का कभी भी प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट नहीं होता है, उनके स्ट्रक्चर का होता है। गो का तो फॉर्म्स बनेगा, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। बट मॉडल वर्ब्स का, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका मॉडल्स का कभी भी टेंस नहीं बनाते। हम इनकी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर में, उनके यूजेज पे। तो ध्यान रखना, मॉडल्स को हम 4 तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में स्ट्रक्चर वाइज यूज़ कर सकते हैं। पहला फॉर्म क्या कहलाता है? सिंपल फॉर्म कहलाता है, जिसके अंदर आप हमेशा जो यूनिवर्सली हम लिखते आए हैं मॉडल प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही लिखेंगे। ये क्या एक्सप्रेस करता है? जो मॉडल का सिंपल फॉर्म है वो एक्सप्रेस करता है या तो प्रेजेंट की या फ्यूचर के किसी टाइम को, ठीक है, या तो प्रेजेंट के या फ्यूचर के किसी टाइम को। यहाँ पर ये कभी भी पास्ट को एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि पास्ट के लिए आपके पास में कुछ अलग स्ट्रक्चर है, कुछ अलग मॉडल्स हैं। जैसे कि एक्सेप्शन के तौर पे देखें, कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो पास्ट टाइम को अपने सिंपल फॉर्म में भी पास्ट टाइम को ही शो करते हैं। अब आप कभी मत सोच लेना कि कैन का पास्ट क्या है, कुड है, और शैल का पास्ट क्या है, शुड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इनकी फॉर्म्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये इनकी फॉर्म्स न होते हुए ये इनको सिर्फ एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी को शो करेगा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में, यूजेज में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग, जो भी मॉडल्स के बारे में मुझे आता है, मैंने पढ़ा है या मैं ढूंढ के आपको पढ़ा सकती हूँ, वो सब चीज़ें एक्सप्रेस करूँगी, इवन एक्सेप्शंस भी। लेकिन तब तक प्लीज़ पेशेंटली आप लेक्चर्स को सुनिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं, कोई आपको क्वेरीज आती है, कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप annaforenglish@gmail.com इस पर भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। आपके हर एक डाउट को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और उनको सॉल्व करके आपको वापस बताया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए पेशेंटली आप वीडियोस को देखते रहिए। मे बी स्टार्टिंग में कहीं एक्सप्रेस ना हुआ हो आपका क्वेरी या डाउट, या उसको नहीं क्लियर हो पाया हो, पर वीडियो के एंड तक बने रहिए। हो सकता है आपके सारे डाउट्स, सारी जो क्वेरीज हैं, सारे जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो एंड तक आते आते क्लियर हो जाए। इसीलिए वीडियो से बने रहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, राइट। चलिए अब हम देखते हैं वुड जो है, ये वुड क्या है? अपनी प्रेजेंट फॉर्म में ही पास्ट की हैबिट्स को शो करता है। माइट क्या है? माइट पर्पस को शो करता है पास्ट में। तो यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं, वर्ब मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर के ही टाइम को एक्सप्रेस करेगा, पास्ट में ये नहीं जाता। एग्जाम्पल देख के देखते हैं। पेपा मे कम टुडे और टुमारो। पेपा अपन देखते थे ना कार्टून, पेपा पिग, वहीं से मैंने लिया है। पेपा मे कम टुडे और टुमारो, क्योंकि मे जो हो गया, मे क्या है? मॉडल है, और मे के बाद में मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है जो क्या शो करता है? फ्यूचर टेंस को। तो अगर मैं टुडे भी बोलती हूँ तो जिस समय मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ उसके बाद में आने वाले फ्यूचर का टाइम को ही मैं एक्सप्रेस करूँगी। टुमारो डेफिनेटली आने वाला कल हो गया, तो इन्हीं दोनों वर्ड से आपको हिंट मिल जाएगी कि ये क्या कहता है, फ्यूचर या प्रेजेंट की बात को एक्सप्रेस करेगा। अब सॉरी, यहाँ पे भी ये वर्ड पेपा ही था। पेपा माइट कम येस्टरडे। तो पहली चीज़, जब आप कम लगा रहे हो तो यहाँ पे येस्टरडे अपने आप में गलत हो गया। ऐसे आप सेंटेंस को ना पूरा डायसेक्ट कर दो, उसका पूरा चीज़ें अस्थि पंजर खोल के, हर एक एलिमेंट को खोल के समझोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है तो हम येस्टरडे लगा दें, ऐसे सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। माइट का मतलब क्या था? पर्पस इन पास्ट, है ना, तो उसके लिए येस्टरडे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, माइट का और क्या मतलब होते हैं? लीस्ट पॉसिबिलिटी, पर इन सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकंड जो इसका फॉर्म बनता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी भी आप फ्यूचर के या पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी मे बी स्टिचिंग अ गाउन फॉर मी। अब मैं ऑफिस से घर गई तो मैंने देखा मम्मी कुछ सिल रही थी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, या ऐसा समझो क्लास ओवर करते वक्त जब मैं पहुंचूंगी तो मैं देखूंगी मम्मी कुछ सिल रही हैं, तो ये मेरे प्रेजेंट टाइम में ही मैं सोचूंगी कि हो सकता है मम्मी मेरे लिए गाउन सिल रही हैं। प्रेजेंट को ही एक्सप्रेस करूंगी मैं, फ्यूचर में नहीं जाऊंगी और ना पास्ट में आ जाऊंगी। दे मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने देखा 4-5 गेस्ट आए हुए हैं और मेरे जाते कहा ओहो आ गए क्या आप, तो मैं क्या कहूँगी? ओके, ये सब मेरा ही वेट कर रहे हैं, मतलब आई एम द ओनली मिसिंग मेंबर। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, इन सेंटेंस को पढ़ते वक्त आप कभी फ्यूचर का या पास्ट का होंगे को फील नहीं करोगे, है को फील करोगे। फ्यूचर में होंगे, आप शायद मेरा गाउन सिल रही होंगी कल, उसको एक्सप्रेस हम नहीं करेंगे। ये सिर्फ किसको एक्सप्रेस करेगा?
प्रेजेंट को एक्सप्रेस करेगा, और पास्ट को भी नहीं फील करेंगे। कल शायद आप मेरा गाउन सिल रही थी, वो भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये चीज़ें कोर प्रेजेंट में ही एक्सप्रेस होंगी, आप पास्ट में और फ्यूचर में नहीं जाओगे। ठीक है। थर्ड जो इसका फॉर्म बनता है वो होता है परफेक्ट फॉर्म। ठीक है। ऐसे केसेस में मॉडल वाले फ्रेज को हम परफेक्ट फ्रेज में कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म में कहते हैं। यहाँ हम लिखते हैं मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आपने तो कहा था मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पर हमेशा ध्यान रखो, जो हैव है ना, ये भी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है। और हैव के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म की आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉडल। हैव, हैज़, हैड कहीं पे भी आ गया हो, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इररिस्पेक्टिव कि उसके पहले कौन सा एलिमेंट जुड़ा है। बट येस, अगर हैव बीच में नहीं होता तब आप लिख सकते थे बेस फॉर्म, पर हैव बीच में जुड़ा है इसलिए हम बेस फॉर्म को नहीं लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। ये क्या शो करता है, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम पास्ट टाइम को शो करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट टाइम को ही एक्सप्रेस करता है। इस विदाउट एनी एक्सेप्शन को ब्रैकेट में रख दिया कि यहाँ पे कभी किसी सेंटेंस में कोई अपवाद आपको नहीं मिलेगा, ये डेफिनेटली पास्ट टाइम को ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, दे मस्ट हैव रीच द एयरपोर्ट बाय नाउ, तो ये पास्ट का ही टाइम है, वो इस वक्त तक एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे, तो ये एक्शन डेफिनेटली पास्ट को ही एक्सप्रेस करता है। यू मस्ट हैव रेड दिस नॉवल, देखो जो रीड है ना, रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है पर इसको पढ़ते वक्त आप ऐसे प्रोनाउंस करेंगे रीड, और इसे पढ़ते वक्त आप रेड और रेड प्रोनाउंस करेंगे। तो इनके प्रोनाउंसिएशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि बात किस चीज़ की कर रहा है। राइट। तो आपने अब तक ये किताब पढ़ ली होगी, मतलब आप इस किताब को पढ़ चुके होंगे। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई होगी, तो यानी कि ये परफेक्ट को शो करता है। यू माइट हैव रेड दिस बुक, अब चाहे नॉवल हो चाहे ये हो, अपन कहते हैं ना विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी, तो आपने तो अब तक ये पढ़ ली होगी, है ना, यानी कि एक्शन पास्ट में ही आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इसका पास्ट से ही लेना देना है, प्रेजेंट या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। जॉर्ज माइट हैव कम यस्टरडे, जॉर्ज की छुट्टियां तो शुरू हो गई थी, तो जॉर्ज डेफिनेटली कल आ चुका होगा, तो उसके आने में कोई डाउट ही नहीं है। विदाउट एनी फेल वो कल आ चुका होगा, क्योंकि उसने पहले ही प्रॉमिस कर लिया था या लिख दिया था या व्हाटएवर, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फैक्ट है उनको साइड में रखते हुए ये चीज़ अब क्या बन गई है कि पक्का वो कल आ चुका होगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। तो जब भी कभी आप मॉडल का परफेक्ट फॉर्म देखोगे, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ पास्ट के इवेंट को या टाइम को ही शो करेगा। देखो ये जितनी भी फॉर्म्स है ना, 4 फॉर्म्स, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। द परफेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल शोज प्रेजेंट इवेंट, पास्ट इवेंट, फ्यूचर इवेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें से क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल, या फिर हम ऐसा कह दें विच इज़ ट्रू अबाउट अ मॉडल, एवरी मॉडल इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, एवरी ऑक्सिलरी वर्ब इज अ मॉडल, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी कुछ हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करते हैं। पहले कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और खाली रीड के ही नहीं, आरपीएससी ने, बीएसईआर ने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स या एग्ज़ाम अब तक लिए हैं, उन सब के क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चंस या उन पर बेस्ड फैक्ट या इन्फॉर्मेशन को ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। और ये जो मॉडल्स है या स्पेशली हम कहें ग्रामर है, तो ये तो हर किसी एग्ज़ाम में ही कॉमन रहती है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका, स्टैंडर्ड लेवल, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन नेवर चेंजेस, फैक्ट नेवर चेंजेस। ठीक है। तो जो भी उसमें कंटेंट है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। और यहाँ पे हम मॉडल्स को अभी किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ग्रामर के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। स्पीकिंग की फॉर्म में, स्पोकन इंग्लिश की फॉर्म में तो यूजेज थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं मॉडल्स की हर एक चीज़ को डिस्कस करूंगी, तो आपको ये भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और जनरल
कॉन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे काम में लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, इनको हमें सेपरेट ही रखना है, इनको हमें मिक्स नहीं करना। मिक्स करते ही चीज़ें भी मिक्स हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी और फिर हम खिचड़ी बना लेंगे। एग्जामिनेशन के टाइम पे हम खिचड़ी क्लियर करेंगे या फिर क्लियर चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं चीज़ें आपको कैसी दूँ, एकदम क्लियर दूँ और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट करूँ। चलिए अब मॉडल्स का हम चौथा जो फॉर्म है वो पढ़ लेते हैं, दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या बनता है? मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, जैसे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स बनते थे ना, वैसे ही ये मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। पर आप इसको टेंस और टाइम नहीं बोल सकते, आप इनको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ही बोलोगे। ठीक है, टेंस मत बोल देना, क्योंकि मॉडल्स का टेंस कभी नहीं होता। ये क्या शो करता है? ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है ये आपको शो करता है द टाइम फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, कि भाई पास्ट में कोई काम शुरू हुआ जिसका असर अब प्रेजेंट पे क्या आ रहा होगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर हम कभी भी टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बल्कि उसका क्या इफ़ेक्ट आया या उसका क्या रिजल्ट हुआ, हम उसी को फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम कभी भी टाइम पर फोकस नहीं करेंगे, हम स्टेटमेंट में उसके रिजल्ट को या फिर उसके इफ़ेक्ट को या उसका क्या आउटकम आया उसी पर फोकस किया जाएगा। लिखा भी है टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट द रिजल्ट और आउटकम इज़। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल मे हैव बीन स्कोल्डिंग हिम। यहाँ पर अभी आपको आज के इस सेशन में किसी मॉडल वर्ब को याद नहीं रखना है। मॉडल्स को याद करने के लिए, पढ़ने के लिए हम अलग से सेशंस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ओवरव्यू के लिए है। यहाँ से मॉडल्स की लड़ाई में मत उतर जाना कि ये मॉडल यहाँ क्यों आया, ये मॉडल यहाँ क्यों आया, किस मॉडल के साथ किस एक्सप्रेशन को, किस मूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हम आने वाले अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सबको चीज़ों को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके सामने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि 4 तरह की फॉर्म्स होती हैं और मॉडल्स को लिखते वक्त उनसे क्या क्या हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या क्या उनके मीनिंग निकलते हैं, कैसे उनको हम पढ़ के समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल कहता है द प्रिंसिपल मे हैव बीन स्कोल्डिंग हिम। अब इस सेंटेंस का मतलब इन्फेरेंस के थ्रू हमें समझना है। इसका रिजल्ट क्या आया, इससे हमने डिडक्शन क्या निकाला, इन्फेरेंस क्या निकाला। प्रिंसिपल उसे डेफिनेटली डांट रही होगी, इसका आउटकम क्या आया, दैट्स वाई प्रोबेबली ही हैज़ मेड हिज माइंड टू टेक सिक लीव्स। प्रिंसिपल ने उसको स्कूल में बहुत डांटा होगा। अब अगले दिन भी डर के मारे नहीं जाने के लिए हम पहले से ही प्रिकॉशनरी क्या ले लेते हैं, आज तो मैं कह देती हूँ पेट दर्द है, छुट्टी हो गई। तो ऐसे में टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और रिजल्ट क्या है कि उसने छुट्टियां ले ली। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इट मे हैव बीन रेनिंग हैवीली इन विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब कहीं आसपास में, आपके निकट के कोई क्षेत्र में, कोई एरिया में, जहाँ पे भी आप रहते हो उसके 15, 20, 30 किलोमीटर के एरिया में। तो अब सेंटेंस क्या बन गया कि हो सकता है कहीं आसपास में बरसात हुई होगी। और हम ऐसा बोलते भी हैं, जब आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में कहीं ठंडी हवा चल रही होती है तो हम कहते हैं कहीं आसपास में बारिश हुई है, मौसम ठंडा हो गया। या सर्दियों में बहुत ज़ोर की शीत लहर चलती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती है, तो हम क्या बोल देते हैं, हो सकता है कश्मीर में बड़ी बर्फ़ गिरी होगी जिसकी वजह से हवा एकदम ठंडी हो गई। तो टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसीलिए आपकी सिटी में ठंडा मौसम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मे हैव बीन टॉर्चरिंग हर। वो उसको ज़रूर से बहुत परेशान करता होगा, वो उसको ज़रूर से परेशान करता रहता होगा। इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर में सारे सेंटेंस को हम ऐसे पढ़ेंगे कि वो करता रहता होगा, यानी कंटिन्यूएशन में वो ही उसका काम होगा। राइट, अब पास्ट में तो वो उसको बहुत परेशान करता रहता होगा चल रहा है, और प्रेजेंट में इफेक्ट क्या आ गया, इसीलिए उसने अपना मन बना लिया कि मुझे तो इससे सेपरेट होना है ना। प्रिंसिपल उसको डेफिनेटली पास्ट में कहीं डांट रही होंगी, तभी तो उसने अपना मन बना लिया कि अब मैं थोड़ी दिन सिक लीव पे रह लूँ। पास्ट में कहीं बरसात हुई होगी, तभी तो उसका असर आया कि मौसम आपका ठंडा हो गया। तो इसमें क्या रहता है, पास्ट से प्रेजेंट में हम आते हैं। पास्ट में कोई घटना घटी होगी जिसका प्रेजेंट में उसका इफेक्ट या उसका आउटकम या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर 4 ये कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ मॉडल
जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर लिखते वक्त भी काम में आएंगी। अगर आप इन चीज़ को अपने बार बार प्रैक्टिस करते हो, बोलते हो, तो ये आपके स्पोकन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और डेफिनेटली अगर आप कोई दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ से स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होंगे कि कहीं गलत मॉडल तो नहीं ले लिया। अब हर चीज़ में आप उनके मतलब को समझते हुए चलोगे तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या था? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके मॉडल्स के लिए। आने वाले वीडियो में हम मॉडल्स के यूजेज को डिस्कस करेंगे, यूजेज ऑफ मॉडल्स। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए आप अपने इस चैनल से जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जितने भी तरह के एग्जाम्स में, और अभी सीरीज चल रही है स्पेशली रीट की, तो रीट में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं, किस तरह से हमें हमारी अप्रोच रखनी है उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट मॉडल्स। ठीक है, तो अभी ये आपकी 3-4 दिन की सीरीज चलेगी मॉडल वर्ब्स पर। घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई विश कि आपकी सारी विशेष पूरी हो, आप जल्दी से कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।